नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हब पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की देश दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों में जो न सिर्फ आपकी परीक्षाओं का रुख बदलेंगी बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपकी सोच को भी नया आयाम देंगी। कहते हैं कि वक्त बदलने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है, लेकिन एग्जाम बदलने के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। तो उठाइए अपनी पेन और नोटबुक, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारत के 98वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसने हासिल किया है। मतलब इंडिया के 98 पोजीशन पर शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शंस हैं आर प्रज्ञानंद, एस अश्वथ, डी गुकेश और विदित गुजराती। तो इसका जो सही जवाब है वो है एस अश्वथ। कौन? ऑप्शन नंबर बी, एस अश्वथ। देखिए, तमिलनाडु के नागरकोइल के 17 वर्षीय युवा शतरंज खिलाड़ी एस अश्वथ ने 8 जुलाई 2026 को भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि हाल ही में किस संस्थान ने सारस MK सेकेंड हल्के परिवहन विमान का डिजाइन चरण सफलतापूर्वक किया। ठीक, डिजाइन चरण पूरा किया है सफलतापूर्वक। और क्या है परिवहन विमान का नाम? सारस MK सेकेंड। तो इसका जो सही जवाब होगा वो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, यानी कि CSIR NAL। देखिए, भारत के स्वदेशी विमानन क्षेत्र को मजबूती प्रदान करते हुए बेंगलुरु स्थित CSIR NAL ने 8 जुलाई 2026 को सारस MK सेकेंड हल्के परिवहन विमान का डिजाइन चरण पूरा करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हमारा होगा कि गगनयान मिशन के तहत IMAT-05 पैराशूट परीक्षण हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह सही जवाब है मध्य प्रदेश। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 7 जुलाई 2026 को गगनयान मिशन के सुरक्षा मानकों को परखने के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट 05 मतलब IMAT-05 का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में संपन्न किया। काहे का? IMAT-05 इस चीज का सफल परीक्षण किया, IMAT-05। अगर पूरा नाम इसका देखें तो इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट 05। ओके, अगला प्रश्न हमारा होगा कि जुलाई 2026 में भारत और म्यांमार के बीच 23वीं राष्ट्रीय स्तर की सीमा समन्वय बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। कहाँ? भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 23वीं राष्ट्रीय स्तर की सीमा समन्वय बैठक का आयोजन 7-8 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में किया गया। बात क्लियर? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 8 जुलाई 2026 को किस राज्य को आधिकारिक रूप से भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो देखिए, इसको उत्तराखंड राज्य जो है उसको उल्लास कार्यक्रम के तहत मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के चलते 8 जुलाई 2026 को उत्तराखंड को आधिकारिक तौर पर देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ।
बात क्लियर? बात क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वस्त्र मंत्रालय या वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए हैंडलूम हैकाथॉन 2026, हैंडलूम हैकाथॉन 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो इसका जो सही जवाब होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वीविंग इनोवेशन। क्या? वीविंग इनोवेशन। देखिए, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त यानी कि हैंडलूम अंतर्गत विकास आयुक्त मतलब हैंडलूम कार्यक्रम ने 8 जुलाई 2026 को पारंपरिक बुनाई क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए विविंग इनोवेशन थीम के साथ हैंडलूम हैकाथॉन 2026 की शुरुआत की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्तमान में किस प्रकार की साझेदारी को लगातार मजबूत किया जा रहा है, जिसमें व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल है? तो देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध है अब सिर्फ पारंपरिक व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों देश अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को लगातार नई गति दे रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की उड़ान योजना, क्या उड़ान योजना के तहत आंध्र प्रदेश के किस जिले को एक नया पूर्ण विकसित हवाई अड्डा मिलने जा रहा है? तो देखिए, आंध्र प्रदेश का जो श्रीकाकुलम या आंध्र प्रदेश का जो श्रीकाकुलम जिला है उसको एक नया हवाई अड्डा मिलने जा रहा है। अब देखिए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, क्या क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की उड़े देश का आम नागरिक, क्या उड़े देश का आम नागरिक जिसकी शॉर्ट फॉर्म है उड़ान योजना के तहत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक नया और पूर्ण विकसित हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को क्या होगा, गति मिलेगी। अगला प्रश्न है कि भारत में मधुमेह मतलब डायबिटीज के उपचार के लिए लॉन्च की गई दुनिया की पहली साप्ताहिक बेसल इंसुलिन का नाम क्या है? क्या बेसल इंसुलिन का नाम क्या है? तो इसका नाम है अविक्ली। क्या? अविक्ली। देखिए, भारत में मधुमेह प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक शुरुआत करते हुए दुनिया की पहली सप्ताह में केवल एक बार लगाई जाने वाली बेसल इंसुलिन अविक्ली को लॉन्च किया है। यह उन मरीजों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें रोजाना इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता था। मतलब अभी तक क्या था कि इंसुलिन रोजाना लेना पड़ता था। अब भारत ने क्या किया है, एक ऐसी वैक्सीन लॉन्च की है जिसका इस्तेमाल आप सप्ताह में केवल एक दिन ही करना पड़ेगा और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अविक्ली। क्या नाम है? अविक्ली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो राज्य सरकार ने वनों से अवैध रूप से होने वाली लकड़ी के परिवहन और तस्करी को रोकने के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट पास सिस्टम लागू किया? क्या किस राज्य सरकार ने वनों से अवैध रूप से होने वाली टिम्बर परिवहन यानी कि लकड़ी के परिवहन और तस्करी को रोकने के लिए ऑनलाइन ट्रांजिट पास सिस्टम लागू किया है? किस राज्य ने लागू किया है? तो ये है हमारा सही जवाब इसका असम। जो हमारा असम राज्य है, असम राज्य की सरकार ने असम सरकार ने अपने समृद्ध वन संसाधनों और बहुमूल्य लकड़ियों को अवैध कटाई व तस्करी से बचाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजिट पास सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली से लकड़ी के परिवहन की पूरी ट्रैकिंग पारदर्शी तरीके से की जा सकेगी। बात क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर हैं?
अगर यहाँ तक बातें क्लियर है तो आप क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में विज्ञान जगत में चर्चा में रहा स्पट सेल, क्या स्पट सेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाल ही में विज्ञान जगत में चर्चा में रहा स्पट सेल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए क्या होता है स्पट सेल कि वैज्ञानिकों ने बिना किसी जैविक अंश वाले, मतलब जो निर्जीव होते हैं, रसायनों को मिलाकर एक परख नली में ऐसी संरचना तैयार की है जो जीवित कोशिकाओं की तरह व्यवहार करती है, जैसे पोषण लेना, आकार बढ़ाना और विभाजन करना। विज्ञान के इस नए अध्याय को स्पट सेल का नाम दिया गया है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है कि निर्जीव रसायनों से तैयार की गई कृत्रिम जिंदगी, आर्टिफिशियल लाइफ। बात क्लियर? वैज्ञानिकों ने बिना किसी जैविक अंश के, मतलब उसमें कोई जैविक अंश नहीं है, निर्जीव चीजें हैं यानी कि निर्जीव रसायन है, उन सभी को एक परख नली में मिलाकर एक ऐसी संरचना तैयार की है जो जीवित कोशिकाओं की तरह व्यवहार करती है। और जीवित कोशिकाओं के व्यवहार क्या क्या है कि पोषण लेना है, वृद्धि करना है, विभाजन करके अपनी संख्या बढ़ाना है, ये सारे गुण उसमें पाए जा रहे हैं। और यह जो मटेरियल तैयार किया है उस मटेरियल के लिए एक नए अध्याय का नाम दे दिया, उस मटेरियल को एक नए अध्याय का नाम दे दिया। और क्या नाम दिया है? स्पड सेल। क्या नाम दिया है उसको? स्पड सेल। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित पुलों की सुरक्षा और वास्तविक समय में उनकी स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार किस प्रणाली को केंद्रीकृत करने जा रही है? तो जो प्रणाली है वो है राष्ट्रीय पुल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, मतलब नेशनल ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए राष्ट्रीय पुल स्वास्थ्य निगरानी सॉफ्टवेयर या राष्ट्रीय पुल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को केंद्रीकृत करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी तकनीकी खराबी या खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। अगला प्रश्न हमारा है कि उच्च समुद्री मत्स्य यानी कि हाई सीज फिशिंग के सतह दोहन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण पत्र कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? क्या उच्च समुद्री मत्स्यन यानी कि हाई सी फिशिंग के सतत दोहन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण पत्र कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देखिए ऑप्शंस हैं कोच्चि केरल, भुवनेश्वर उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु। तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य गहरे समुद्र में भारतीय मछुआरों को कानूनी और सतत रूप से मछली पकड़ने के लिए प्राधिकरण पत्र यानी कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रदान करना। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? भुवनेश्वर उड़ीसा में। और किसने प्रारंभ किया? तो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति जी हैं यानी कि सीपी राधाकृष्णन जी ने, उन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर में इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में अपनी पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? मतलब वर्ष 2026 में अपनी पहली डेटा सेंटर नीति 26 टू 29 लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में राज्य की पहली डेटा सेंटर नीति 2026-29 को जारी किया है। 2026 से 29 को जारी किया है। इस नीति का उद्देश्य गुजरात को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा स्टोरेज के क्षेत्र में एक प्रमुख ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करना है। तो सही जवाब हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर
सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है कि गुजरात सरकार ने क्या किया है कि पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 को जारी किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हरित ऊर्जा और महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए शुरू की गई त्रिपक्षीय साझेदारी ACITI में कौन से देश शामिल हैं? तो जो ACITI है उसमें शामिल है भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए ACITI का पूरा नाम ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप है। इस त्रिपक्षीय गठबंधन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तीनों देशों के बीच अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो ACITI का पूरा नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। बात क्लियर है? तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का पोर्शन। अब हम बात करते हैं आज के अपने राज्य दर्शन में। और आज राज्य दर्शन में जो हमारा राज्य है वो है छत्तीसगढ़। मतलब आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस की बात करें तो यह 1 नवंबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से विभाजित होकर यह भारत का 26वां राज्य बना था। मतलब 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से विभाजित होकर यह भारत का 26वां राज्य बना था। और इसीलिए क्या होता है कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव मनाया जाता है। राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर और रायपुर का जो नया नाम है वह है अटल नगर। रायपुर का नया नाम क्या है? अटल नगर। ठीक। उसके बाद क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1,35,192 वर्ग किलोमीटर और भारत में यह 9वें स्थान पर है। जनसंख्या की अगर बात करें तो भारत में इसका 16वां स्थान है। मतलब देश की कुल आबादी का लगभग 2.11% जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करती है। अब अगर छत्तीसगढ़ राज्य के हम भौगोलिक विभाजन को देखें तो इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है जसपुर सामरी का पाट प्रदेश, दूसरा भाग कन्हाड़ महानदी का बेसिन, ठीक। उसके बाद दंडकारण्य का पठार और लास्ट जो पार्ट आता है वो आता है बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग। मतलब 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जसपुर सामरी पाट प्रदेश, फिर कन्हाड़ महानदी बेसिन, फिर दंडकारण्य का पठार और फिर बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग। और इस राज्य की खास बात यह है कि इसको धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की खेती प्रमुख रूप से होती है। उसके बाद अगर हम सीमाओं की बात करें, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं की बात करें तो जो हमारा छत्तीसगढ़ है वह भी एक लैंडलॉक्ड यानी कि भू आबद्ध राज्य है जो 7 राज्यों से घिरा है। और कौन कौन से 7 राज्य हैं? तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना, पश्चिम में महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश। अब यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख नदियों की बात करें तो यहाँ की जो मेन नदी है वो है महानदी, जिसको छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त शिवनाथ, इंद्रावती, हंसदेव और अरपा यहाँ की प्रमुख नदियों में सम्मिलित है। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो वर्तमान में कुल 33 जिले और 5 प्रमंडल यानी कि डिवीजन है। कितने? कुल 33 जिले हैं और प्रमंडल या डिवीजन कितने हैं? तो कुल 5 डिवीजन में छत्तीसगढ़ राज्य को बांटा गया है। फिर हम राजकीय प्रतीक देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पशु है वो है वन भैंसा यानी कि वाइल्ड बफेलो, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति है। फिर राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, जिसको बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है। कहाँ? बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसको संरक्षित किया गया है। राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो साल या सरई, छत्तीसगढ़ को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। राजकीय गीत जो है वो अरपा पैरी के धार, जिसके रचयिता है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ठीक। उसके बाद राजकीय खेल
ये होता है गेंडी, जो एक पारंपरिक खेल है। बात क्लियर। अगला, अगर हम राजकीय नाट्य या नृत्य की बात करें तो यहाँ का जो राजकीय नाट्य है वो है नाचा और सुआ, कर्मा, पंथी, राउत नाचा, ये सब क्या है, प्रमुख लोक नृत्य हैं। उसके बाद सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य के तहत, तो महानदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक स्थल जहां का लक्ष्मण मंदिर भारत के सर्वोत्तम लाल ईंटों से बने प्राचीन मंदिरों में से एक है, और यह है कहाँ, सिरपुर में। अब भोरम देव की ओर चले तो कवर्धा जिले में स्थित 11वीं सदी का मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। फिर राजीव, तो देखिए महानदी पैरी और सोढूर नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। अगला है दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा क्या है, दंतेवाड़ा में क्या है कि संखिनी और डंकिनी नदियों के संगम पर स्थित प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। फिर मैनपाट की बात करें तो सरगुजा जिले में स्थित खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत कहा जाता है। बात क्लियर। अगर आपको ये सारी जानकारियां पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहें, ताकि जितने अधिक से अधिक लाइक आएंगे, जितना आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स खोजने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। अब देखिए अगला जो है अगला है कि चित्रकूट जलप्रपात, या देखिए बस्तर में इंद्रावती नदी पर स्थित भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। ये भी कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में। उसके बाद तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर स्थित बेहद खूबसूरत सीढ़ीदार जलप्रपात है। बातें क्लियर। आगे अब हम यहाँ की अर्थव्यवस्था, कृषि और उद्योगों की बात कर लेते हैं। तो देखिए कृषि में विशेष मुख्य फसल यहाँ क्या है, धान होने के कारण छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा या राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ धान की हजारों स्वदेशी किस्में पाई जाती हैं। अब खनिज संपदा की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ टिन अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ कोयला और लौह अयस्क, क्या, कोयला और लौह अयस्क बैलाडीला खदान, कहाँ, बैलाडीला खदान जो लौह अयस्क के लिए मशहूर है, का विशाल भंडार है। भिलाई इस्पात संयंत्र यहाँ का औद्योगिक गौरव है। मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र आपसे कोई पूछे किस राज्य में है, तो कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में। और छत्तीसगढ़ राज्य टिन अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। यह भी पॉइंट आप याद रखिएगा। अब अगर हम हर्बल स्टेट की बात करें, क्या, हर्बल स्टेट, तो औषधीय पौधों की प्रचुरता के कारण इसे हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। अब देख लेते हैं प्रमुख उत्पाद जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो बस्तर आयरन क्राफ्ट व ढोकरा आर्ट को जीआई टैग मिला है। देखिए यह है क्या कि जनजातीय शिल्पकारों द्वारा बनाई जाने वाली अनूठी हस्तशिल्प कलाकृतियां हैं, जिनको क्या मिला है, जीआई टैग। फिर चंपा सिल्क को जीआई टैग मिला है। यहाँ का कोसा सिल्क यानी कि टसर सिल्क या इसी को चंपा सिल्क कहते हैं, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है और इसको जीआई टैग मिला है। फिर जीरा फूल व नगरी दुबराज यहाँ के प्रसिद्ध सुगंधित चावल हैं, जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। अब हम यहाँ की राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ की जो छत्तीसगढ़ राज्य की विधायिका है वो एक सदनात्मक है, मतलब यहाँ केवल विधानसभा है। लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में टोटल 11 है। कितनी है, 11। राज्यसभा की सीटें हैं 5 और विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 90। अगला अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान अगर देखें तो सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद, क्या, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। महान विभूतियों की अगर हम बात करें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक का जन्म चंपारण रायपुर में हुआ था। तीजन बाई
अभी हाल ही में तीजन बाई का निधन हो गया, जो पंडवानी लोक संगीत की महान कलाकार थी। क्या थी? पंडवानी लोक संगीत की महान कलाकार थी और अंतर्राष्ट्रीय रूप से फेमस थी। अब यदि हम भौगोलिक केंद्र या भौगोलिक रेखाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से छत्तीसगढ़ राज्य को देखें तो यह वही राज्य है जहां कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और भारतीय मानक समय रेखा यानी कि IST एक दूसरे को सुजपुर या कोरिया जिले के पास काटती हैं। बात क्लियर? अब हम जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य की चर्चा करते हैं। देखिए, कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 2,55,45,198 यानी कि 2.55 करोड़। देश में 16वां स्थान। दशक की जनसंख्या वृद्धि अगर देखें तो 22.61%, वो भी किस दशक में? 2001 से 2011 के दशक में। छत्तीसगढ़ के अगर जनघनत्व की बात करें तो 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। सर्वाधिक जनघनत्व वाले अगर जिले की बात करें तो जांजगीर चंपा। न्यूनतम जनघनत्व जो है वो नारायणपुर व बीजापुर में है। ठीक, उसके बाद कुल लिंगानुपात तो 991। कितना? 991। राष्ट्रीय औसत 943 से काफी बेहतर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर जिला देखें तो कोंडागांव, जहां 1033 है। कुल साक्षरता दर की बात करें तो 70.28%। पुरुष साक्षरता दर 80.27% और महिला साक्षरता दर 60.24%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले अगर जिले की बात करें तो 79.06%, मतलब कितनी? 79.06%। अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर देखें, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत तो कुल आबादी का 30.6% अनुसूचित जनजाति से बनता है। छत्तीसगढ़ भारत के सर्वाधिक जनजाति आबादी वाले राज्यों में से एक है। मतलब सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अगर हम जिले की बात करें, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करें तो सुकमा या बीजापुर में है। बातें आपकी क्लियर हो गई? तो ये था हमारा आज के करंट अफेयर का पोर्शन, और साथ ही साथ राज्य दर्शन के तहत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य के उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर ली है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसी लगी आपको ये क्लास? हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। साथ ही साथ क्या करें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।